हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कॉमर्स में चाईबासा की रेशमी कुमारी बनी स्टेट टॉपर, 476 अंक लाकर लहराया परचम। जैक ने शनिवार को इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। शनिवार को जैक परिसर में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इंटरमीडिएट विज्ञान और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया। कॉमर्स में रेशमी कुमारी ने पूरे स्टेट में टॉप किया। उन्होंने 476 अंक लाकर टॉप किया है। उनके पिता का नाम राजेश प्रसाद है। रेशमी ने संत जेवियर इंटर कॉलेज चाईबासा से पढ़ाई की है। वह मूल रूप से चाईबासा की रहने वाली उनके पिता बिजनेस करते हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट। इन महिलाओं के खाते में एक साथ आएंगे 10,000 रुपये। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जनवरी के लाभ से वंचित 20,000 लाभुक के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इनका भुगतान अगले 1-2 दिनों में होने की संभावना है। पहले कुल 77,000 लाभुक का भुगतान रोक कर रखा गया था। हालांकि लगातार सत्यापन के बाद इनमें से 20,100 से अधिक लाभुक होल्ड सूची से बाहर हो गए हैं और दूसरी ओर जिले के सभी लाभुक की अप्रैल की समान राशि की भुगतान की भी तैयारी है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सारी तैयारियां कर ली है। हालांकि राज्य मुख्यालय से अब तक भुगतान का आदेश नहीं हुआ है, इसलिए लाभुक के खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं। बताया जाता है कि इस मद पैसे की कोई कमी नहीं है। 550 करोड़ रुपए सिर्फ इसी मद में जिला प्रशासन को सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। उल्लेखनीय है कि मार्च में लाभुक को एक साथ 3-3 महीने की राशि का भुगतान किया गया था। तब 2 लाख से अधिक लाभुक को 7,500 रुपये दिए गए थे, लेकिन 77,000 लाभुक का पैसा रोक दिया गया था। झारखंड में होमगार्ड के लिए बम्पर बहाली, 7वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप झारखंड राज्य में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपने 7वीं या 10वीं कक्षा पास की है तो आपके लिए खुशखबरी है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी में 1,614 होमगार्ड पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। यह भर्ती ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 15 जून 2025 से 30 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड होमगार्ड भर्ती में कुल 1,614 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें से 1,276 पद ग्रामीण गृह रक्षक के लिए और 338 पद शहरी गृह रक्षक के लिए है। इन पदों पर नियुक्ति कांके, रातू, चान्हो, मांडर, लापुंग, बुढ़मू, बेड़ो, नामकुम, अनगढ़ा, सिल्ली, खलारी, नगड़ी, इटकी, राहे, बुंडू, सोनाहातू, तमाड़ और मांझी सहित अन्य प्रखंडों की जाएगी। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में थोड़ा भेद है। ग्रामीण गृह रक्षक पद के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास होना अनिवार्य है, जबकि शहरी गृह रक्षक पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी। झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 के तहत चयन प्रक्रिया 3 चरणों में की जाएगी। सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों को हिंदी लेखन परीक्षा देनी होगी। शहरी गृह रक्षक पद के लिए उम्मीदवारों को तकनीकी दक्षता परीक्षा भी देनी होगी। केवल इन पदों पर चयन के लिए यह परीक्षा अनिवार्य होगा। जैक ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, लड़कियों ने मारी बाजी। जैक ने इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। इंटर साइंस में 79.26% और कॉमर्स में 91.92% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं। जैक सभागार में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और जैक अध्यक्ष नटवा हांसदा ने रिजल्ट जारी किया है। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे गए निलंबित आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार झारखंड के सीनियर निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और तत्कालीन उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसीबी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए दोनों को रिमांड पर लिया था। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार राज्य के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और तत्कालीन उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को कोर्ट में पेश करने के बाद शनिवार को न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे से पूछताछ के लिए अदालत से 2 दिनों का रिमांड लिया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनसे केवल शुक्रवार को ही पूछताछ हो पाई। शनिवार को रिमांड अवधि खत्म होने की वजह से उन्हें वापस कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले शुक्रवार को दोनों अधिकारियों से
अलग अलग पूछताछ की गई थी। जानकारी के मुताबिक विनय कुमार चौबे ने पूछताछ के दौरान तबीयत ठीक नहीं होने की बात कहकर अधिकांश सवालों के जवाब टाल दिए। एसीबी की टीम ने उनसे पूछा कि सप्लीमेंट एजेंसियों के चयन का आधार क्या था, जब कंपनियों ने बकाये जमा नहीं कराए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, बैंक गारंटी की जांच में अनियमितता क्यों बरती गई, इसके साथ ही उत्पाद सचिव के तौर पर उनकी भूमिका कैसी थी, ये सभी सवाल किए गए। हालांकि विनय कुमार चौबे अपनी सीधी संलिप्तता से इनकार करते रहे। लातेहार में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटा, ड्राइवर का पैर क्षतिग्रस्त, रिम्स रेफर। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र स्थित सीमरहाट गांव के पास शनिवार की सुबह एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सड़क किनारे बने गार्डवाल के नीचे पलट गई। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका दाहिना पैर पूरी तरह कुचला गया है और शरीर में भी गंभीर चोटें आई है। ट्रक में सिर्फ ड्राइवर था और गंभीर हालत में होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी जानकारी मनिका थाना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लातेहार पहुंचाया गया। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक इलाज किया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि ड्राइवर की स्थिति काफ़ी खराब है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ट्रक बालूमाथ से डाल्टनगंज की तरफ जा रहा था। ट्रक में लोहे का चदरा लोड था। इसी दौरान सिरमहाट गांव के पास ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सड़क किनारे बने गार्डवाल के नीचे पलट गई। हादसा इतना जबरदस्त हुआ कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का खराब प्रदर्शन, 19 प्रिंसिपल को शॉकेज। झारखंड के 19 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम बेहद निराशाजनक रहे। इन स्कूलों का परिणाम 19.64% से 57% के बीच रहा, जो राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक 60% से कम है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया और स्कूल के प्राचार्यों और प्रभारी प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जेईपीसी के निदेशक शशि रंजन ने इस प्रदर्शन को पूरी तरह असंतोषजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों को बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए गए थे, इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं आ सके। परिषद ने संबंधित प्राचार्यों और प्रभारी प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें निर्देश किया गया कि वे 1 सप्ताह के भीतर जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ के माध्यम से लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। जैक ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, लड़कियों ने मारी बाजी। जैक ने इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। इंटर साइंस में 79.26% और कॉमर्स में 91.92% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं। जैक सभागार में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और जैक अध्यक्ष नटवा हांसदा ने रिजल्ट जारी किया है। देवघर दौरे पर आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को 2 दिन के दौरे पर देवघर आ रहे। इस दौरान वे 11 जून को बाबा बैजनाथ धाम में पूजा अर्चना करेगी और देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों को लेकर डीसी नमन प्रियेश लाकड़ा और एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने शुक्रवार को देवघर एयरपोर्ट, बाबा मंदिर और एम्स का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की और संबंधित विभागों को व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बता दें कि 11 जून को देवघर एम्स में MBBS की पढ़ाई पूरी कर चुके पहले बैच के 50 छात्रों को राष्ट्रपति मेडल देकर सम्मानित करेंगी। यह समारोह एम्स के ऑडिटोरियम में होगा, जिसमें दोपहर करीब 2:30 बजे राष्ट्रपति के शामिल होने की संभावना है। एम्स प्रबंधन और राज्य सरकार मिलकर समारोह की तैयारियों में जुटे हैं। ऑडिटोरियम की सजावट की जा रही, जहां करीब 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। समारोह में एम्स की उपलब्धियों और सेवाओं का प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। साथ ही पास आउट छात्रों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने खनन के दुष्प्रभावों को भी केंद्रीय करों में हिस्सेदारी का आधार बनाने का मुद्दा दूसरी बार उठाया। झारखंड सरकार ने खनन के दुष्प्रभावों को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में आधार बनाने का मुद्दा दूसरी बार उठाया है। इससे पहले 15वें वित्त आयोग के साथ हुई बैठक में
राज्य सरकार ने यह मुद्दा पहली बार उठाया था। 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के लिए जिन बिंदुओं को आधार बनाया जाता है उसमें खनन के दुष्प्रभावों को भी शामिल करना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि राज्य की खनिज संपदा का सबसे ज़्यादा लाभ भारत सरकार के लोक उपक्रमों जैसे CCL, BCCL आदि का होता है, लेकिन खनिजों का दुष्प्रभाव सबसे ज़्यादा राज्य पर पड़ता है। खनन क्षेत्र के लिए ली गई जमीन खेती या दूसरे किसी काम में राज्य सरकार या राज्य के नागरिकों द्वारा नहीं किया जा सकता है। खनन से पैदा होने वाले प्रदूषण से राज्य के नागरिक प्रभावित होते हैं। इसके अलावा विस्थापन जैसी समस्या पैदा होती है। आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसे में आदिवासी युवक की मौत, CM हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, 100 वापस लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर के मामले में संज्ञान लिया है। CM ने लातेहार DC को उक्त मामले में जांच कर मृतक के पार्थिव शरीर को उसके घर तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उनके मृतक के परिवार को हर जरूरी सरकारी योजना से जोड़ने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा CM ने गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव से भी मामले में संज्ञान लेने को कहा। बता दें कि झारखंड के आदिम जनजातीय समुदाय के 30 वर्षीय कुशल ब्रिज्या की आंध्र प्रदेश में ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। हादसा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्टेशन के चिराला में हुआ। कुशल अपने 3 साथियों के साथ मजदूरी करने केरल जा रहा था, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। मृतक लातेहार जिले के महुआ टांड़ प्रखंड के दोना गांव का रहने वाला है। आर्थिक रूप से असक्षम होने के कारण कुशल का परिवार उसका शव वापस लाने में असमर्थ है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मृतक का शव वापस लाने में परिजनों की सहायता करने का निर्देश दिया है। रांची में महिला से 1.5 करोड़ की साइबर ठगी, केंद्रीय एजेंसी का अफसर बनकर किया डिजिटल अरेस्ट। झारखंड की राजधानी रांची में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दुबई से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने एक महिला को केंद्रीय जांच एजेंसी का अफसर बनकर पहले डिजिटल अरेस्ट किया और फिर उनसे 1 करोड़ 39 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामले की शिकायत मिलने के बाद CID ने तेलंगाना और मिजोरम से 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार रांची के पीड़िता को 15 मई को एक व्हाट्सएप कॉल आया था, जिसमें खुद को CBI का अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इसके बाद डर और दबाव में महिला से लगभग 1.5 करोड़ रुपए की रकम ठग ली गई। जांच में पता चला कि कूना पुली इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ICICI बैंक में एक खाता खुला था। यहां पर ठगी की रकम ट्रांसफर की गई। निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे ने गिरफ्तारी को झारखंड हाईकोर्ट में दी चुनौती। 38 करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। विनय चौबे ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर कहा कि SCB ने गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइनों का पालन नहीं किया है। विनय चौबे की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी से पहले तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। उन्हें ना तो गिरफ्तारी का कारण बताया गया और न ही सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार बनाम बिहार मामले में दिए गए निर्देशों का पालन किया गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और गलत तरीके से की गई कार्रवाई बताया है। बता दें कि 20 मई को SCB ने विनय कुमार चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि 2 निजी कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंटी देकर सरकार को 38 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। इस मामले की शुरुआत छत्तीसगढ़ में दर्ज FIR से हुई थी। इसके बाद रांची SCB ने वर्ष 2024 में प्रारंभिक जांच शुरू की। जांच में घोटाले के संकेत मिलने के बाद SCB ने कांड संख्या 9/2025 के तहत मामला दर्ज किया और दोनों अफसरों को गिरफ्तार किया। फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है और अगली सुनवाई के लिए तारीख का इंतजार किया जा रहा। NIA ने 3 नक्सलियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, झारखंड में जबरन वसूली और भर्ती का आरोप। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने झारखंड में 3 कुख्यात नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। तीनों नक्सली पर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन में लोगों की जबरन भर्ती और जबरन वसूली में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। शनिवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। NIA ने अपना सप्लीमेंट्री चार्जशीट झारखंड की राजधानी रांची में एक विशेष अदालत के समक्ष शुक्रवार को दाखिल किया। चार्जशीट में NIA ने कृष्णा हांसदा उर्फ सौरभ दा उर्फ अविनाश दा,
अभिजीत कोरा उर्फ मतला कोरा उर्फ सुनील कोरा और रामदयाल महतो उर्फ नीलेश दा उर्फ बच्चन दा पर 2023 के भाकपा माओवादी आतंकवादी साजिश मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। एनआई की ओर से बताया गया कि कृष्णा हांसदा प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी का रीजनल कमेटी मेंबर था। अभिजीत कोरा उसके आर्म्ड कैडर में से एक था और रामदयाल महतो उसका स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर था। बीजेपी पर फिर वर्ष से आरजेडी नेता कैलाश यादव, कहा मुस्लिम ईसाई और ओबीसी विरोधी है पार्टी। झारखंड प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि बीजेपी की राजनीति सदैव मुस्लिम ईसाई आदिवासी और ओबीसी विरोधी रही। राज्य में जब से हेमंत सरकार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी है, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, चंपा सोरेन, निशिकांत दुबे जैसे तरीके नेता जन विरोधी बयानबाजी करते रहे। पेशा कानून, सरना धर्म कोड, जाति जनगणना, आरक्षण सीमा बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता नहीं दिखाए, सिर्फ शिष्टाचार राजनीति कर कटाक्ष करने का काम किया। कैलाश यादव ने राज्य में हेमंत सोरेन सरकार को आग्रहपूर्वक यह सुझाव दिया कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव जल्द कराने चाहिए, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में देरी होने से विकास की गति धीमी हो सकती है। अगर जल्द चुनाव हो गए तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ क्षेत्रवार अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। झारखंड सचिवालय सेवा संघ का चुनाव, मुद्दों पर भारी पड़ रहा जाति धर्म बाहरी भीतरी का बेच। झारखंड सचिवालय सेवा संघ का रविवार को चुनाव है। पशुपालन भवन सिंह मोड़ हटिया में वोटिंग है। पिछले एक सप्ताह से चुनाव को लेकर सचिवालय में सरगर्मी उफान पर है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवारों को संघ के सदस्य बैठाने में सफल नहीं हो सके। इस तरह अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं महत्वपूर्ण महासचिव पद के लिए सिर्फ 2 ही प्रत्याशी आमने सामने हैं। चुनाव में ताल ठोक रहे सचिवालय सेवा संघ के अधिकारी पिछले कुछ दिनों से विभिन्न विभाग के अलग अलग टेबलों पर जाकर समर्थन की गुहार लगा चुके हैं, वोट का आग्रह कर चुके हैं, अपनी अपनी प्राथमिकताएं भी गिना चुके हैं, लेकिन वे पंपलेट में सीमित दिखाते हैं। जाति धर्म बाहरी भीतरी और बेच सब मुद्दों पर भारी है। इसी आधार पर गोलबंदी और तोड़ जोड़ की पूरी कोशिश हो रही है। इस रणनीति लड़ाई में महिला पुरुष का भेद भी कम नहीं दिखाई दे रहा। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से की बड़ी मांग, कहा शराब घोटाले में सीबीआई जांच की करे अनुशंसा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शराब घोटाले को लेकर लगातार राज्य सरकार पर प्रहार कर रहे। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक बड़ी मांग की है। बाबूलाल ने कहा कि सीएम अगर वास्तव में शराब घोटाले की सच्चाई उजागर करना चाहते हैं तो इसकी जांच सीबीआई से करवाए। इसे लेकर भाजपा नेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट कर साझा भी किया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि जहां तक स्मरण हो रहा कि जब छत्तीसगढ़ सिंडिकेट के साथ मिलकर यहां शराब घोटाले की तैयारी हो रही थी, तब झारखंड से सचिव स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम को वहां स्टडी कर रिपोर्ट देने के लिए भेजा गया था। इन अधिकारियों ने रायपुर दौरा कर महज 24 घंटे में छुट्टी के दिन अपनी रिपोर्ट बनाकर छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने की अनुशंसा कर दी थी। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हुए कहा कि मैं एक बार फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप वास्तव में इस शराब घोटाले की सच्चाई उजागर करना चाहते हैं तो इस मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करिए। रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर की बिक्री करते बाप बेटे को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रांची पुलिस को नशा विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चुटिया थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी इलाके में छापेमारी कर 2 अपराधियों को ब्राउन शुगर की बिक्री करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने करीब 16.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस के अनुसार राम बाबू शाहपुर में भी ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21B और 22B के तहत चुटिया थाना में कांड संख्या 128-25 दिनांक 31/5/2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पूछताछ के आधार पर आगे की छानबीन और कार्रवाई जारी है। रांची उपायुक्त ने रैयतों को 1 महीने के भीतर भुगतान का दिया आदेश। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शनिवार को समाहरणालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें रांची जिला अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं विशेषकर पथ निर्माण और भू अर्जन से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने अरगोड़ा कठल मोड़ चौड़ीकरण परियोजना की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारी को
निर्देश दिया कि 1 महीने के भीतर सभी रैयतों को मुआवजे का भुगतान पूर्ण किया जाए। साथ ही उन्होंने बिजली पोल शिफ्टिंग के कार्य को शीघ्रता से पूरा करने का भी आदेश दिया। उपायुक्त भजंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि रांची शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में चल रही सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी के राजहंस, पथ प्रमंडल रांची शहरी के कार्यपालक अभियंता समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण घायल, नक्सलियों ने पुलिस के लिए बिछाया था जाल। पश्चिमी सिंहभूम जिला में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान सारंडा छोटा नागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बलीबा में आईईडी विस्फोट हुआ है। आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण घायल हो गया। नक्सलियों द्वारा पूर्व के दिनों में लगाए गए आईईडी ब्लास्ट होने की पुष्टि पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने की है। जिला पुलिस की ओर से बताया गया कि बाबिला गांव में रहने वाले ग्रामीण अपने जीवन यापन के लिए जंगल के ही भरोसे रहते हैं। ग्रामीण अक्सर जंगल में साल के पत्ते व जलावन की लकड़ियां चुनने जाते हैं। शुक्रवार को लकड़ी चुनने के क्रम में एक ग्रामीण आईईडी की चपेट में आ गया। आईईडी विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस के जवान वहां पहुंचे और ग्रामीण को इलाज के लिए मनोहरपुर स्थित अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां ग्रामीण का इलाज चला। नकली दवाइयों पर लगेगी लगाम, क्यूआर कोड के बिना नहीं बिकेगी दवा। झारखंड सरकार ने नकली दवाइयों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है, जिससे नकली दवाओं की पहचान आसानी से की जा सकेगी। मंत्री ने कहा कि अब स्वास्थ्य के नाम पर धंधा नहीं चलेगा, अब चलेगा कानून, जांच और जवाबदेही। क्यूआर कोड हर दवा की असली पहचान, निर्माता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी तारीख की जानकारी देगा। इससे मरीजों को ठगने वालों की पहचान करना आसान होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली कोई दवा पाई गई तो दुकान का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। उन्होंने सभी मेडिकल दुकानों को साफ निर्देश किया कि वे बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप ना बेचे। मंत्री ने कहा कि कफ सिरप का दुरुपयोग कर युवा पीढ़ी को नष्ट किया जा रहा, जिसे हर हाल में रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी एक ही जगह पर वर्षों से जमे हैं, वे व्यवस्था को सड़ा रहे और अब उनका तबादला होगा। सरकार जल्द ही दुमका, रांची, जमशेदपुर और पलामू में अत्याधुनिक फूड एवं मेडिसिन टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी। इन लैब्स में दवाओं और खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी और उनकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक पुष्टि की जाएगी। निर्धारित समय में नहीं हो सका निकाय चुनाव, राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति नहीं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया 4 महीने का समय 16 मई को पूरा हो गया। निर्धारित तिथि में राज्य सरकार चुनाव नहीं करा सकी। इसी बीच 24 मार्च को राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय भी पूरा हो गया। 25 मार्च से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी खाली है। फिलहाल राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया ठप हो रही है। ट्रिपल टेस्ट पूरा, लेकिन तैयारियों पर लगा ब्रेक। राज्य के नगर निकाय चुनाव में आरक्षण निर्धारित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट पूरा कर लिया गया है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रहने की वजह से चुनाव की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है। आयोग द्वारा निकायों में मतदाता सूची के प्रकाशन, वार्डों और बूथों का गठन, इसकी की गई उपलब्धता जैसी चुनाव पूर्व तैयारी अधूरा रह गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के नहीं होने की वजह से जिलों में की गई तैयारियों की ना तो समीक्षा हो रही और ना ही कोई निर्देश दिया जा रहा। राज्य को उठाना पड़ रहा आर्थिक नुकसान। संविधान के 74वें संविधान में शहरी निकाय में चुनाव नहीं कराना स्थानीय निकायों को कमजोर करना माना जा रहा। बावजूद राज्य के 13 नगर निकायों में वर्ष 2024 से इन चुनाव लंबित है। वहीं 35 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल वर्ष 2023 के मार्च अप्रैल महीने में समाप्त हुआ था। उसके बाद से निकायों में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है। निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से राज्य सरकार को लगातार आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा। चुनाव में देरी के कारण वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिया जाने वाला अनुदान नहीं मिल पा रहा। रांची सदर अस्पताल में जल्द शुरू हो सकती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा। रक्त कैंसर और सिकल सेल के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। झारखंड में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और ब्लड कैंसर जैसे गंभीर रक्त संबंधी रोगों से
पीड़ित हजारों मरीजों के लिए राहत की खबर है। रांची के सदर अस्पताल में जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही। इस सुविधा के शुरू होते ही मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे महंगे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश सिंह ने बताया कि बाहर बीएमटी कराने पर मरीज को लगभग 16 से 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो आम लोगों के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन अब यह सुविधा रांची में शुरू होगी तो इलाज की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए देश के कई विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार हैं, जो रांची आकर ऑपरेशन करेंगे, जबकि मरीज की देखभाल स्थानीय स्टाफ करेंगे। इसके लिए अस्पताल में विशेष वार्ड तैयार किया जाएगा और नर्सों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड में पीएम आवास योजना के तहत 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य 15 मई तक बढ़ी सर्वे तिथि। केंद्र सरकार की लाभकारी योजना में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 2 फेज मिलाकर लगभग 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार पहले चरण में 5,28,350 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार ने दूसरे चरण में झारखंड के लिए 14,83,757 बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक चयन के लिए हाउस होल्ड सर्वे की तिथि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है। इससे पूर्व 30 अप्रैल तक इस सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। इससे संबंधित जानकारी केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड सहित सभी राज्यों को भेज दी है। इस आलोक में भारत सरकार के निर्देश में सभी राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हाउस होल्ड सर्वे तय समय में पूरा कर ले। इसके लिए योग्य लाभुक की सूची आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन पर डालना है। इधर पीएम आवास योजना 2.0 शहरी के तहत भी इस साल 50,000 आवास बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम आवास योजना शहरी 2.0 योजना के अंतर्गत अगले 5 साल में झारखंड में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। इसमें हर साल 50,000 आवास बनाए जाएंगे। रांची में 3 नए वेंडर मार्केट होंगे विकसित। नगर निगम ने आरंभ की योजनागत प्रक्रिया। राजधानी रांची में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अनियमित रूप से दुकान लगाने वाले फुटपाथी दुकानदारों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में रांची नगर निगम ने महत्वपूर्ण पहल की है। रांची नगर निगम के द्वारा शहर में 3 नए वेंडर मार्केट के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तैयार किया जा रहा है। नए प्रस्तावित वेंडर मार्केट का निर्माण चुटिया थाना क्षेत्र, लोयला मैदान और दिव्यान परिसर के पास किया जाएगा। इन जगहों पर फुटपाथी दुकानदारों को योजनाबद्ध रूप से स्थापित किया जाएगा, जिनसे न केवल व्यावसायिक गतिविधियां सुव्यवस्थित होगी, बल्कि यातायात अवरोध की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। रांची नगर निगम का उद्देश्य न केवल शहरी सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना है, बल्कि यातायात प्रबंधन को भी सुदृढ़ करना है। विगत में कराए गए एक व्यापक सर्वेक्षण में यह आकलन किया गया था कि नगर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कितने फुटपाथी विक्रेता कार्यरत है। अब निगम उन्हें चिन्हित स्थानों पर स्थानांतरित कर समुचित ढांचा प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। झारखंड सरकार के कर्मियों की तरह ही अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में भी 1 मई 2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बाबत रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, कोल्हन विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, DSPMU JUT महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर इसकी विधिवत जानकारी दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव सुनील कुमार द्वारा सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अपने विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को योजना में शामिल होने के लिए इनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी करने और प्रीमियम भुगतान आदि से संबंधित कार्य के लिए एक वरीय पदाधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। होल्डिंग टैक्स में 10% की पाना चाहते हैं छूट तो 30 जून तक करें भुगतान, बस इन शर्तों को पूरा करना जरूरी। रांची में होल्डिंग टैक्स दाताओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आप होल्डिंग टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो आपको 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा कर देना होगा। इस समय अवधि के दौरान होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने वालों को 10% की छूट मिलेगी।
यह बातें रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने कही है। हालांकि इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप एकमुश्त नई वित्तीय वर्ष की राशि जमा कर देंगे। रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू शनिवार को राजस्व शाखा के पदाधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में उप प्रशासक ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के होल्डिंग टैक्स का एक मुश्त भुगतान 30 जून 2025 प्रथम तिमाही तक करने पर करदाताओं को अधिकतम 10% छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पूरी टीम को प्रचार प्रसार करवाने के लिए कहा गया है। चैनपुर में जंगली हाथी का तांडव, स्कूल के ऑफिस को तोड़कर चट कर गए 3 बोरी चावल। चैनपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत बुकमा गांव में शुक्रवार की देर रात लगभग 11 बजे एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने राजकुमार उरांव के घर को ध्वस्त कर दिया, जिससे घर में रखे बेड, बर्तन, कुर्सी, आलू प्याज सहित अन्य सामान बर्बाद हो गए। गनीमत रही कि घर के सदस्य समय रहते बाहर निकल आए, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सीताराम भगत ने बताया कि जंगली हाथी ने अचानक उनके घर को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत परिवार के सदस्यों को जगाकर घर के बाहर निकाल दिया। यदि थोड़ी सी भी देर होती तो परिवार के सदस्य घर के मलबे में दब जाते। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।